हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मनी क्रिएशन बाय बैंक, यानी कि कमर्शियल बैंक मनी किस तरीके से क्रिएट करती है। तो चलिए आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बैंक मनी किस तरीके से क्रिएट करती है। एक तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेंट्रल बैंक, हर एक कंट्री का सेंट्रल बैंक नोट्स को प्रिंट करता है, यानी जो भी करेंसी हम यूज करते हैं वो सेंट्रल बैंक के द्वारा प्रिंट की जाती है। अब या कॉइन्स जो हम यूज करते हैं वो कॉइन्स भी सेंट्रल बैंक के द्वारा मिंट किए जाते हैं। ये नोट्स एंड कॉइन्स, जिसे हम हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं, ये लेकिन कमर्शियल बैंक्स तक ही रहते हैं। ये सीधा डायरेक्ट सेंट्रल बैंक के द्वारा पब्लिक पे नहीं पहुंचते हैं। तो ये तो हाई पावर्ड मनी हम इसे कहते हैं। ये मनी क्रिएशन का एक बड़ा जरिया है, लेकिन ये एक बहुत ही छोटा जरिया है मनी क्रिएशन के लिए। सेंट्रल बैंक के द्वारा जो नोट प्रिंट किए जा रहे हैं या कॉइन्स बनाया जा रहा है, वो एक बहुत छोटा जरिया होता है मनी क्रिएशन का। मनी क्रिएशन का एक जो दूसरा जरिया है वो है कमर्शियल बैंक्स के द्वारा नॉन कैश मनी क्रिएट करने का। अब ये नॉन कैश मनी क्या है? ये शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स का फॉर्म है के द्वारा क्रिएट होता है। यानी जो कमर्शियल बैंक्स नॉन कैश मनी क्रिएट करती है वो क्रिएट करती है इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म कस्टमर डिपॉजिट्स। तो जो डिपॉजिट्स हम जा करके क्रिएट बनाते हैं कमर्शियल बैंक्स में, उनके द्वारा ये मनी क्रिएट किया जाता है। तो आखिर सवाल उठता है कि ये जो नॉन कैश मनी क्रिएट होता है डिमांड डिपॉजिट्स के द्वारा, कस्टमर के डिमांड डिपॉजिट्स के द्वारा, वो उससे मनी आखिर क्रिएट कैसे होती है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं फटाफट। मान लिया जाए मेरे मित्र रमेश जी एक कंज्यूमर लोन लेते हैं 5 लाख रुपए का कार खरीदने के लिए। तो ये जब बैंक उन्हें लोन इशू करती है तो वो अपने यहाँ एक डिमांड डिपॉजिट खोल लेती है। 5 लाख रुपए उसमें जमा हो जाते हैं। अब उस कस्टमर डिपॉजिट से रमेश जी जा करके एक डीलर के यहाँ से कार खरीदते हैं, जिसके लिए वो उसे 4 लाख रुपए पे करते हैं। अब इस 4 लाख के का पेमेंट कैसे होता है? वो निश्चित रूप से बैंक के ही मार्फत होगा। तो एक बैंक से दूसरे बैंक में पेमेंट होती है। हो सकता है कि डीलर का भी, कार के डीलर का भी अकाउंट उसी बैंक में हो जिस बैंक में रमेश जी का अकाउंट है। तो वो उसी बैंक के अंदर में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पेपर पे पैसा ट्रांसफर हो जाता है। मान लिया जाए कि अगर दूसरे बैंक में भी उनका अकाउंट है डीलर का, तो एक बैंक से दूसरे बैंक पे वो सिर्फ अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हो जाता है और फिर बाद में पैसा ट्रांसफर होता है। लेकिन इस तरीके से आप जो भी पैसा ट्रांसफर होता है वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जा करके फिर से डिमांड डिपॉजिट के रूप में जमा होता है, और वो डिपॉजिट जो है फिर से मनी क्रिएट करने में मदद करती है। आखिर वो कैसे होता है? तो जैसा मैंने बताया अभी के एग्जाम्पल में, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, 5 लाख रुपए का एक अकाउंट बना, एक डिपॉजिट बनता है। उस 5 लाख उस अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा होते हैं एज अ लोन। फिर वो 5 लाख से 4 लाख रुपए एक कार के डीलर को पेमेंट किया जाता है, वो उसके डिपॉजिट में जाकर के जमा होते हैं। फिर उस 4 लाख रुपए से उस तरीके से कितने लोग वहां उस बैंक में अकाउंट खोल रहे होंगे, उनका पैसा जमा हो रहा होगा। होता ये है कि बैंक जितने भी पैसे हम वहां डिपॉजिट करते हैं, उस पैसे का एक छोटा रेशियो रख करके, एक रिजर्व के रूप में, एक छोटा रिजर्व के रूप में रख करके वो बाकी के पैसे फिर से दूसरे लोगों को लोन पे दे देती है। और जिन लोगों को लोन मिलता है उसका वहां पर एक डिपॉजिट खुलता है, वो फिर अकाउंट्स क्रिएट होते हैं, वहां पर उस अकाउंट में फिर से पैसा जमा होता है। पैसा कहीं जा नहीं रहा है, पैसा उसी बैंक के में है, उसमें अकाउंट खुलते जाते हैं और पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होता जाता है। हर अकाउंट ट्रांसफर पे बैंक जितने भी पैसे डिपॉजिट इस तरीके से होते हैं, बैंक एक रेशियो में थोड़ा सा रिजर्व रख करके, वो रेशियो कुछ भी हो सकता है, 5% हो सकता है, 10% हो सकता है, 20% हो सकता है, 25% भी हो सकता है। तो इस तरीके का उसका रेशियो रख करके वो फिर बाकी पैसे वो आगे लोन पे दे देती है। तो ये जैसे है, मान लिया जाए कि मैंने 100 रुपए जमा किए, 100 रुपए में से वो 10 रुपए बैंक अपने पास रखेगी, 90 रुपए दूसरे लोगों को लोन पे दे देगी।
दूसरे को लोन पे देगी 90 रुपए, उसमें से फिर से वो जाकर के दूसरे बैंक में जमा करेंगे, जहां जिस बैंक में जमा होगा 90 रुपए, उस 90 रुपए में से फिर से वो 9 रुपए रख लेंगे और 81 रुपए आगे लोगों को लोन पे देंगे, फिर से उनका डिमांड डिपॉजिट खुलेगा। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जितने भी पैसे हमें लोन पे मिलते हैं वो हम तुरंत का तुरंत एकदम से खर्च नहीं कर देते। फिर वो खर्च अगर होता भी है तो वो इकोनॉमी में ही घूमता है, एक बैंक से दूसरे बैंक में ही जाता है। ऐसा तो है नहीं कि हम घर पे अपनी जेब पे रखेंगे, तो वो कहीं ना कहीं हम अपने बैंक डिपॉजिट में जमा करेंगे। तो बैंक के अकाउंट में जब भी हम जमा करेंगे और ये सपोज कर लें अगर हम कि सारा ट्रांजैक्शन बैंक के मार्फत हो रहा है, बैंक के द्वारा हो रहा है, तो बैंकिंग सारे बैंकिंग सेक्टर को, पूरे बैंक्स को, सभी कमर्शियल बैंक्स को, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, उन सभी को अगर हम एक यूनिट मान लें, यानी सिंगल यूनिट मान लें, पूरा एक बैंकिंग सेक्टर को एक यूनिट मान लें, तो वो पैसा बैंकिंग सेक्टर में बैंक्स के बीच में ही घूम रहा है। और इसी वजह से जैसे जैसे वो डिमांड डिपॉजिट अकाउंट्स में डिपॉजिट होते हैं, एक अकाउंट से निकल करके दूसरे अकाउंट में पैसा जाता है, बैंक हर बार उसका एक छोटा पोर्शन रख करके 5% या 10% या 20% फिर आगे लोगों को लोन देती है। इस तरीके से ये मनी क्रिएट होता है जिसे हम नॉन कैश मनी कहते हैं। फिर जैसे ही लोन रीपे होता है, जैसे ही हमने लोन लिया वो पूरा वापस कर दिया, तो मनी सप्लाई उतना ही श्रिंक हो जाती है क्योंकि वो पैसा फिर से अकाउंट में बैंक के पास वापस चला गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने की कि जब लोन रीपेमेंट होता है तो लोन रीपेमेंट के बाद सप्लाई से पैसे उतनी मनी घट की सप्लाई घट जाती है। आइए अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया था प्रोसेस, उस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को एक बार फिर से देखते हैं क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, इसलिए इसे दोबारा एक बार स्टेप बाय स्टेप देखना जरूरी है। तो जैसा मैंने अभी कहा था कि लोग पैसे डिपॉजिट करते हैं कमर्शियल बैंक में जाकर के, जिसे हम प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं। कमर्शियल बैंक्स क्या करती है, उसका एक पोर्शन रख करके, वो पोर्शन जैसा मैंने बताया कुछ भी हो सकता है, 5%, 10%, 20%, 25%, उसे हम कैश रिजर्व कहते हैं। फिर कैश रिजर्व रख करके वो बाकी के पोर्शन को फिर से लेंड कर देती है लोगों को, जनरल पब्लिक में वो लोन के रूप में उसे दे देती है, आगे कर देती है। फिर अगर हम, जैसा मैंने बोला कि सपोज करें कि सारा ट्रांजैक्शन बैंक्स के थ्रू हो रहा है, तो मनी जो इशू किया जा रहा है लोन के रूप में, इट विल कम बैक अगेन वंस अगेन टू द बैंक्स ओनली। किसी एक बैंक को जाएगा, किसी न किसी एक बैंक को तो जाएगा ही वो। तो बैंकिंग सेक्टर को अगर हम एक एज ए वन यूनिट ले लें, तो ये सारे अकाउंट्स जो हैं, पैसे जो हैं, जब वो एक रिजर्व रख करके आगे करके दूसरे अकाउंट में, दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करती है, दूसरे को लोन देती है, तो उससे जो एक डिपॉजिट्स क्रिएट होता है उसे हम सेकेंडरी डिपॉजिट्स कहते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके के डिपॉजिट्स आ रहे हैं। एक तो वो प्राइमरी डिपॉजिट्स है ना, जैसे मैंने जाकर के बैंक में जमा किया पैसा, एक अकाउंट खोल करके, उसे हम प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं। उसमें जो पैसा मैंने जमा किया उसके थ्रू जो लोन दिया गया, और लोन देने से उसका एक कैश रिजर्व रख करके जो बाकी आगे लोन दूसरे लोगों को, जनरल पब्लिक को बैंक देती है, और उस लोन को देते वक्त जो अकाउंट खोलती है उसे हम सेकेंडरी डिपॉजिट कहते हैं। तो ये प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट का अंतर समझना बहुत जरूरी है। फिर सेकेंडरी डिपॉजिट से भी बैंक कैश रिजर्व रख करके वो आगे लोन देती है जनरल पब्लिक को। तो ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस के रूप में चलता जाता है, और जिसके वजह से मनी जो है मल्टीपल टाइम्स क्रिएट होती है। यानी एक डिपॉजिट से, एक प्राइमरी डिपॉजिट से अगर मैंने 10,000 रुपए जमा किए, तो उससे कई गुना ज्यादा जो है वो मनी क्रिएट हो जाती है, इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए। अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट्स में और उसके द्वारा मनी क्रिएशन का, उसे एक दूसरे एग्जांपल के रूप में फिर से देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट राउंड में मान लीजिए कि मैंने जाकर के 1 लाख रुपए जमा किए, उसका एक छोटा हिस्सा यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं 20%, कैश रिजर्व जिसे कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, CRR। तो वो अगर 20% है मान लें, तो बैंक क्या करती है, उस प्राइमरी डिपॉजिट से 20,000 रुपए रख करके 80,000 रुपए वो लोन के रूप में जनरल पब्लिक को आगे दे देती है। उस लोन की वजह से फिर से सेकेंडरी डिपॉजिट्स खुलते हैं बैंक में, क्योंकि जिसे भी लोन देगी उसके लिए वो एक डिपॉजिट अकाउंट खोला जाता है। तो जो भी डिपॉजिट्स खुलते हैं, तो वो सेकेंड राउंड में फिर क्या आ रहा है, 80,000 रुपए उसके पास फिर से आ गए। 1 लाख रुपए मैंने जमा किया, 20,000 रुपए बैंक ने रखे और 80,000 रुपए दूसरे के अकाउंट में अकाउंट खोल करके उसे लोन के रूप में दिया।
उस 80,000 में से 16,000 रुपए यानी 20% 20% पैसा रख करके बैंक रिजर्व के रूप में फिर से 64,000 रुपए यानी 64,000 रुपीज वो आगे लोन के रूप में दूसरे जनरल पब्लिक को देती है। फिर थर्ड राउंड में वही 64,000 फिर से बैंक के अकाउंट पे क्रेडिट हो जाता है, चढ़ जाता है। उसमें से फिर से 20% बैंक रख करके यानी कि 12,800 रुपए रख करके आगे बाकी के पैसे 51,000 51,200 रुपीज वो दूसरे पब्लिक को देती है। तो इस तरीके से ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस के रूप में चलता जाता है। आगे आगे जाकर के एंथ राउंड पे देखा जाता है कि ये 5 लाख रुपए के इस तरीके से डिपॉजिट हो जाते हैं। अगर हम जोड़ते जाएंगे, इसे ऐड अप करेंगे, 1 लाख फिर 80,000 फिर 64,000 फिर 51,200 इस तरीके से अगर हम जोड़ते जाएंगे तो कब आप देखेंगे कि ये 5 लाख रुपए हो जाते हैं। और कैश रिजर्व रेशियो कितना रहता है? 1 लाख रुपए रहता है और बाकी के लोन पे 4 लाख रुपए रहते हैं। तो ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस के रूप में मनी इस तरीके से क्रिएट होती है। 1 लाख रुपए से वो 5 लाख रुपए बन जाता है। इसी तरीके से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होते होते। तो ये जो 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की जर्नी है, पूरे जो मनी क्रिएशन की यात्रा है, उसके लिए एक फॉर्मूला डिवाइस किया गया है। वो फॉर्मूला है 1/CRR यानी कि 1 कैश रिजर्व रेशियो इनटू द कैश रिजर्व, जितना कैश रिजर्व था। तो 1 अगर यहाँ पे कैश रिजर्व रेशियो CRR 20% है तो हम लिखेंगे 1/20% इनटू 1 लाख रुपीज। ये 1 लाख क्या है? ये जो कैश रिजर्व के रूप में यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो ये करके फिर उसे हम आगे प्रोसेस करते हैं। तो 20% को 20/100 ये किया जाएगा और 1/20/100 जो कि हो जाता है 100/20 यानी कि 5। तो 5 इंटू 1 लाख कैश रिजर्व जो था 1 लाख रुपए का, तो वो कैश रिजर्व हो जाता है 5 इंटू 1 लाख यानी कुल 5 लाख रुपए। तो इससे क्या हो रहा है? हम ये देख रहे हैं कि 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की यात्रा का पता करने के लिए कि एक अकाउंट से कि एक प्राइमरी अकाउंट से कितने सारे डिमांड डिपॉजिट्स बन करके कितनी मनी क्रिएट हो सकती है nth राउंड में, उसका जो फॉर्मूला है 1/CRR इनटू कैश रिजर्व। और कैश रिजर्व क्या है? जो कि कितने जितने पैसे वो बैंक अपने पास रख रही है। तो अगर हमें ये पता हो तो हम उस लिहाज से उसे पता कर सकते हैं कि हमारा 1 लाख रुपए कितने लाख रुपए में मनी क्रिएट होकर के तब्दील हो सकता है। तो अंत में इसे सम अप करते हैं। जैसा अभी हमने चर्चा की, कमर्शियल बैंक्स के द्वारा भी मनी क्रिएट किया जाता है जिसे हम नॉन कैश मनी कहते हैं, और ये डिपेंड करता है कैश बैलेंस कितना है कमर्शियल बैंक्स के पास। जितना उसके पास ज्यादा कैश बैलेंस होगा उसके हिसाब से ही उतने ही ज्यादा वो मनी क्रिएट करने में सक्षम हो सकेगा। सो अगर एक दूसरा जो पॉइंट है वो यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात है कि जितना ज्यादा हाई होगा कैश रिजर्व यानी कि बैंक को जितना कैश रिजर्व रखने के लिए कहा जाएगा वो उतना ज्यादा फिर उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है मनी क्रिएट करने की। अभी जैसे एग्जांपल में हमने देखा 1 लाख रुपए की डिपॉजिट पे 20,000 रुपए बैंक को रखना था यानी कि 20% पैसा बैंक को कैश रिजर्व के रूप में रखना था। अगर यही 40% कर दिया जाए कैश रिजर्व रेशियो CRR को तो क्या होगा? फिर 40,000 रुपए बैंक को रखना पड़ेगा, उसके पास सिर्फ 60,000 रुपए बचेंगे। अगर यही 50% हो जाए तो सिर्फ उसे 50,000 रुपए उसके पास बचते हैं आगे लोगों को लोन देने के लिए। तो जितनी ज्यादा कैश रिजर्व रेशियो हाई होगी उतनी कम उसकी बैंक की कैपेसिटी होती है मनी क्रिएट करने की। और ये कैश रिजर्व रेशियो कौन डिसाइड करता है इंडिया में? इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैश रिजर्व रेशियो CRR को डिसाइड करती है। हर एक कंट्री में वहां की सेंट्रल बैंक इस चीज को डिसाइड करती है। इसे हम लीगल रिजर्व रेशियो भी कहते हैं क्योंकि ये डिसाइड किया जाता है RBI के द्वारा। और इसके वजह से इसके बेसिस पे हम CRR के बेसिस पे क्रेडिट मल्टीप्लायर को भी निकाल सकते हैं कि कितना क्रेडिट, एक जो क्रेडिट है वो एक डिपॉजिट से कितना क्रेडिट मल्टीप्लाई हो सकता है ना। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर को हम कहते हैं कि द नंबर ऑफ टाइम्स अ कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट क्रेडिट पर यूनिट ऑफ कैश रिजर्व। तो अगर क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे क्रेडिट मल्टीप्लायर को हम स्मॉल k से शो करते हैं और उसका फॉर्मूला है 1/CRR जो आपने पहले भी देखा था। तो अगर CRR कैश रिजर्व रेशियो 10% है तो k यानी कि क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना होगा? 1/10% यानी 1/10/100 विच इज 100/10 इक्वल टू 10। सो जितना
छोटा इसका सीधा साधा तरीका ये है जानने याद रखने का कि जो परसेंटेज हो, अगर 10% है सीआरआर तो के यानी कि क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना होगा, 10 होगा। अगर 20% है सीआरआर तो बस आप परसेंटेज मार्क वहां से हटा दीजिए और वो वही क्रेडिट मल्टीप्लायर बन जाता है। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना होगा, 20% होगा। अगर 30% है सीआरआर तो क्रेडिट मल्टीप्लायर यानी के होगा 30 होगा। तो सपोज कीजिए कि यहाँ के एग्जाम्पल में जैसा अभी हमने देखा कि के यानी कि क्रेडिट मल्टीप्लायर अगर 10 है और अगर एक प्राइमरी डिपॉजिट के रूप में 10,000 रुपए बैंक में जमा किए जाते हैं तो उससे क्रेडिट क्रिएशन कितनी हो सकती है, 10,000 से 10 टाइम्स हो सकती है, यानी कि 1,00,000 रुपए। पहले वाले एग्जाम्पल में जहां हमने देखा था कि सीआरआर 20% थी, 20%, तो वहां पे क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना होगा, 20 होगा। और अगर वहां पर उस बैंक में 10,000 रुपए जमा किए जाएं तो 10,000 इंटू 20 मिलकर के वो 2,00,000 रुपए होते हैं, यानी 10,000 से 2,00,000 रुपए तक मनी क्रिएट हो सकता है। तो आप देख रहे हैं ना कमर्शियल बैंक किस तरीके से नॉन कैश मनी को क्रिएट करती है लोन के रूप में। लोन देकर के एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को लोन देते हुए, डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएट करते हुए वो इस तरीके से मनी क्रिएट करने में मदद करती है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये एग्जाम्पल समझना बहुत जरूरी था। इस पे आपको कई सारे क्वेश्चंस भी आएंगे। क्वेश्चंस हर एक तरीके के क्वेश्चन इस सेक्शन से आते हैं, मल्टीपल चॉइस से लेकर के सब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है और अगर इससे कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आता है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना ना भूलिएगा, 1/CRR into cash reserve. Okay, students, thank you for watching.